नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन हैं जैसे हाथी कितने घंटे सोता है, ठीक है, या फिर पूछ लिया एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम पत्ती खाता है, बाघ की मूछें जो होती है वो किस प्रकार से उसको मदद करती हैं, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाए भारत में सांप की कितनी प्रजातियां होती हैं, सांप के कान होते हैं या नहीं होते हैं, वह दूध पीता है या नहीं पीता है, कहाँ पर जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और पश्मीना शाल कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें हाथी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हाथी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो पूछा जाएगा कि जो हाथी होता है वो हाथी के झुंड में क्या क्या होता है। तो हाथी के झुंड में अगर इसकी बात की जाए तो केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाथी के झुंड में क्या होता है, केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर झुंड का जो नेतृत्व करेगी, यह झुंड का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बुजुर्ग हथनी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, और झुंड का नेतृत्व कौन करेगा, जो उस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उसका नेतृत्व करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि उस झुंड में कितने हथनियां होते हैं और कितने बच्चे होते हैं। तो उस झुंड में अगर हम बात करें तो उस झुंड में 10 से 12 हथनियां होते हैं और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। कितनी हथनियां होंगी, 10 से 12 हथनियां होंगी और उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो झुंड में हाथी नहीं रहता, केवल हथनियां रहती हैं और उसके बच्चे रहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हाथी होता है वो क्या कर, ये जो झुंड में रहते हैं ये लोग कितने समय तक रहते हैं। तो आप बताएंगे कि 14 से 15 साल तक हथनियां और बच्चे साथ रहते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये अकेले रहने लगते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी जो होता है 14 से 15 साल तक एक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे अकेला रहना शुरू कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा हाथी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपसे कि जो हाथी होता है वो दिन में कितने घंटे सोता है। तो हम बताएंगे हाथी जो होता है वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है कि कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर अगर पूछा जाए कि जो हाथी होता है वो एक दिन में कितने ग्राम पत्तियां या कितना वह झाड़ी खा लेता है। तो आप बताएंगे जो हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती व झाड़ी खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितने, 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है वो कितने किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताएंगे 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है। और पूछा जाए कितने पत्तियां खाता है एक दिन में, तो आप बताएंगे 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती और झाड़ी खा लेता है, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाघ के बारे में। बाघ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाघ में अगर बात करें बाघ के बारे में, तो बाघ जो होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा देखता है। ये पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि बाघ जो होता है हमसे कितने गुना ज्यादा देख सकता है। तो आपका आंसर होगा 6 गुना ज्यादा हमसे देख लेता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए जो बाघ की मूछें होती हैं, बाघ की मूछें जो होती हैं वो किस काम में आती हैं। तो जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, यानी हवा में हुए कंपन का पता लगा लेती हैं। और ये उसके शिकार करने में भी क्या होती हैं, मूछें मदद करती हैं। और मूछें किस में हेल्प करती हैं, उसके अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए बाघ का जो गुर्राना होता है वो कितने किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है, तो वो आपका आंसर होगा 3 किलोमीटर तक। अगर बाघ गुर्राता है तो वो उसकी गुर्राहट कितने किलोमीटर तक सुनाई देगी, तो वो होता है 3 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए जो बाघ के कान होते हैं, बाघ के जो कान होते हैं वो किस लिए होते हैं।
तो जो बाघ के दोनों कान होते हैं बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाघ के जो कान होते हैं बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। और उसके कान की एक खासियत ये भी है कि वो अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। जो बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बाघ के कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो हम बताएंगे जिम नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नाम ही है इसका, जिम नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजस्थान के भरतपुर में घाना जंगल है। कौन सा जंगल है, घाना जंगल है। इन दोनों नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना जंगल, दोनों में ही शिकार करना मना है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाय के बारे में। गाय से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको समझते हैं। तो गाय की बात करें इसमें, तो जो गाय के आगे के जो दांत होते हैं, जो आगे वाला दांत होता है गाय का, वो आपका होता है वो छोटा होता है। जो आगे वाला दांत होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, गाय का आगे का दांत क्या होता है, छोटा होता है। वो पत्तों को काटने के लिए होता है। यहाँ पे गाय का जो दांत होता है वो छोटा होता है और पत्तों को काटने के लिए होता है। और जो पीछे वाला दांत होगा, जो पीछे वाला दांत होता है गाय का, वो चपटा होता है। वो किस लिए होता है, वो घास को चबाने के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे वाला जो दांत होता है गाय का वो छोटा होता है और पत्तों को काटने के लिए होता है, और जो पीछे वाला दांत होता है वो चपटा होता है और घास को चबाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सांप के बारे में। सांप क्या करता है, तो सांप के अगर दांत की बात करें तो सांप का जो दांत होता है वो नुकीला होता है और ये शिकार को निगल जाता है। क्या कर जाता है, शिकार को निगल जाता है। सांप के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग गिलहरी के बारे में। गिलहरी से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गिलहरी में तो सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी। ठीक है, जो गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक, ये यहां तक क्लियर हो गया। फिर वो क्या करती है गिलहरी, कुतरने के कारण उसके दांत घिस जाते हैं। ठीक है, वो चीजों को कुतरती रहती है। जो गिलहरी होती है हमेशा उसके दांत बढ़ते रहते हैं, तो वो क्या करती है, चीजों को कुतरती रहती है, इसलिए ताकि उसके दांत क्या हो जाए, घिस जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिल्ली। बिल्ली से क्या क्वेश्चन पूछता है, जैसे बिल्ली के दांतों की बात करें तो बिल्ली का जो दांत होता है वो नुकीला होता है और वो दांत किस लिए मदद करते हैं, मांस को फाड़ने और काटने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मधुबनी। ये क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट है ये काफी, इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मधुबनी कहाँ पे है, तो मधुबनी जो है आपका बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, और मधुबनी एक जिला है बिहार में। क्या है, मधुबनी नाम का एक जिला है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खुशी के मौके पर और त्योहार पे, अगर कोई खुशी का मौका है या फिर कोई त्योहार आ गया तो वहां पे लोग करते क्या हैं, घर की दीवार और आंगन में चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घर की आंगन में और घर की दीवार पे चित्र बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है या फिर बिहार का वो कौन सा जिला है जो खुशी के मौके पर घर की दीवार पर चित्र बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी जिला। या फिर पूछा जाएगा वो जो लोग चित्र बनाते हैं उस चित्र बनाने में वो लोग क्या यूज करते हैं, तो वो लोग चावल के घोल में रंग मिला के चित्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये जो चित्र बनाते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि वो रंग किस चीज का बना होता है, वो रंग जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आप बताएंगे हल्दी, नील, फूल और पेड़ के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो रंग बनाए जाते हैं हल्दी, नील, फूल, पेड़ आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं सांप के बारे में। ठीक है, सांप की बात करें इसमें तो पूछा जाएगा जो सांप के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। पहला पॉइंट, सांप के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और ये जो सांप होता है वो अपना शिकार कैसे करता है, तो ये शिकार को निगल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सांप की जो जाति होती है, जो सांपों की जाति होती है या फिर जो सपेरों की एक जाति होती है उसको हम लोग कहते हैं कालबेलिया।
ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कालबेलिया क्या है? सपेरों की एक जाति है जिसको हम कहते हैं कालबेलिया। ठीक है, फिर आगे आता है कि नागगुम्फन। ये जो नागगुम्फन लिखा हुआ है, नागगुम्फन एक ऐसी डिजाइन है, ठीक है, नागगुम्फन एक ऐसी डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नागगुम्फन डिजाइन का यूज कहाँ यूज किया जाता है? रंगोली हुआ, कढ़ाई, दीवार पर इसका यूज किया जाता है। और ये डिजाइन बनाई कहाँ जाती है? ये जो डिजाइन होती है वो कहाँ पे बनाई जाती है? तो सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में ये डिजाइन बनाई जाती है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सांप के बारे में। तो सांप जो होता है, पहला पॉइंट है इसमें कि दूध नहीं पीता है। जो सांप होता है वो दूध नहीं पीता है। ठीक है, क्या सांप के कान होते हैं? सांप के कान भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सांप के कान नहीं होते हैं। तो जो वो क्या करता है, वो सिर्फ बीन को देखकर हिलता है। ठीक है, कान नहीं होते हैं, सिर्फ क्या करता है, बीन को देख के हिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज, अगर किसी को सांप काट लेता है तो जो सांप काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत से जो जहर होता है वो उसके अंदर चला जाता है। किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो उसके जो दो खोखले वाले जहर से दांतों से व्यक्ति के अंदर वो जहर चला जाता है। अब पूछा जाएगा इस जहर से बचने के लिए क्या किया जाए? तो इस जहर से बचने के लिए सीरम होता है। क्या होता है? सीरम नाम का एक दवाई होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सांप के जहर से बनने वाली दवाई का क्या नाम है, तो आप बताएंगे सीरम। ये जो सीरम होती है वो कैसे बनाई जाती है? ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सांप अगर किसी को काटता है, ठीक है, तो उसके जो सांप के जो दो खोखले वाले दांत होते हैं, जहर वाले जो दांत होते हैं, उससे तो जहर शरीर के अंदर में चला जाता है। फिर जो इस जहर से बचने के लिए हम बनाते हैं सीरम। क्या बनाते हैं? सीरम। और वो सीरम नामक दवाई कैसे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सांप हमारे देश में सांप की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो हमारे देश में कुल सांप की 276 प्रजातियां हैं, 276। इन 276 प्रजातियों में अकेले 36 मध्य प्रदेश में, यानी 36 कहाँ पे हैं? केवल मध्य प्रदेश में है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सांप जो हमारे देश में है उसमें जहरीले अगर सांपों की देखा जाए, जहरीले सांप कितने होते हैं? हमारे देश में जहरीले सांप कितने पाए जाते हैं? तो हमारे देश में जो जहरीले सांपों की संख्या है वो केवल 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं वो जहरीले सांप? नाग, करैत, दुबैया और अफाई या अकाई, जो भी है। तो हमारे देश में कितने जहरीले सांप पाए जाते हैं? कितने तरह के? वो 4 प्रकार के। नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसमें वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? अभी आपको वेलक्रो तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वेलक्रो की बात करें तो वेलक्रो आपने देखा होगा, ये दोनों सतह पे इसकी जो दोनों सतहें होती हैं वो चिपक जाती हैं वेलक्रो की। ठीक है, वेलक्रो जो है हमारा खुलने पर चरचर की आवाज करता है। क्या करता है? खुलने पर चरचर की आवाज करता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वेलक्रो का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे पे किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बस्ता होता है, जो पहले बच्चे स्कूल में लेके जाते थे, बस्ता या बैग जो भी था, उसमें एक लगा रहता था, उसको खोलने के बाद चरचर की आवाज आती थी, तो वही वेलक्रो है। वही क्या है? वेलक्रो है। या फिर जूते में भी वो लगा रहता था जिसको हम खोलते थे, फिर उसके बाद चिपका देंगे तो फिर वो चिपक जाता था। यहाँ पे दोनों सतहें उसकी चिपक जाती थी। ठीक है, तो ये वेलक्रो के बारे में था। और अगर पूछा जाए इसमें वेलक्रो के बारे में क्या है, तो वेलक्रो की खोज कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। किसने किया था? जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। ठीक है, और वेलक्रो काम क्या करता है? इससे दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पे चरचर की आवाज आती है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे पे किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसमें असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें असम की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, जब बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो जो घर बनेंगे वो जमीन से 10-12 फीट ऊंचाई पे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, 10-12 फीट ऊंचाई पे बनते हैं या फिर 10-12 फीट ऊंचा बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि घर जो होता है जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा कहाँ बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में बनाया जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा जो घर होते हैं 10-12 फीट ऊंचाई पे तो बनेंगे, ठीक है, तो वो किस पे बने होते हैं, वो बांस के खंभों पे बने होते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए बांस के खंभों पे घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में बनाए जाते हैं। फिर यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बांस को क्या कहा जाता है, बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। फिर बारिश होती है यहाँ पे, असम में ज्यादा बारिश होती है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वहां पे ज्यादा बारिश होती है तो बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, रस्सी और बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, स्कूल जाने में करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट रहे आपके असम से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेह लद्दाख से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेह लद्दाख में क्या होता है, जैसे असम में बहुत ज्यादा बारिश होती थी तो लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। और यहाँ पे घर के जो निचली मंजिल पे खिड़की नहीं होती है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ के घर के निचली मंजिल पे खिड़की नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाए लेह लद्दाख। और जो निचली मंजिल का घर होता है, ठीक है, घर की जो निचली मंजिल होती है वो किसके लिए होती है, तो वो जानवरों के लिए ही होती है। किसके लिए होती है, जानवरों के लिए होती है। ठीक है, और ये लोग छत बनाने के लिए क्या करते हैं, लेह लद्दाख में जो छत बनाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग तने का प्रयोग करते हैं, मोटे तने का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है, मोटे तने का प्रयोग छत बनाने में कहाँ पे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, समतल होती हैं। जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो समतल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कहाँ की छतें समतल होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेह लद्दाख में पूछा जाएगा तो एक गांव है स्किट पोपुल गांव। कौन सा गांव है, स्किट पोपुल गांव लद्दाख में, लेह लद्दाख में, ये यहां से हो जाएगा। अगला पॉइंट अगर बात करें हम लद्दाख में, तो लद्दाख में माँ को आमाले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दाख में माँ को आमाले कहा जाता है, और पिता को क्या कहा जाता है, आवाले। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहा जाता है। अगर किसी का स्वागत करना है वहां पे, लद्दाख में अगर किसी का स्वागत करना है, कोई मेहमान आ गया, तो वहां पे लोग झूले झूले कहते हैं। क्या कहते हैं, झूले झूले कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नमस्ते प्रणाम वगैरह किया जाता है, तो वहां पे झूले झूले कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, माँ को आमाले, पिता को आवाले, और स्वागत करने के लिए झूले झूले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, जो घर बने होते हैं वहां पे लद्दाख में, वो पत्थर काट के बनाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो घर बने होते हैं लद्दाख में वो पत्थर को काट के बनाए जाते हैं, और पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। घर पूछा जाएगा घर कैसे बने होते हैं, तो मिट्टी के बने होते हैं और चूने की पुताई भी की जाती है। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें चांगथांग। ठीक है, चांगथांग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। चांगथांग की बात करें तो ये चांगथांग जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो एरिया है चांगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, ये कैसा है, ये भी सुनसान और पथरीला मैदान है, सुनसान पथरीला मैदानी इलाका है। ठीक है, ये भी लेह लद्दाख में ही है चांगथांग। फिर पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं चांगपा। कौन सी जनजाति है, चांगपा। ये घुमंतू लोग होते हैं। क्या है, ये लोग घुमंतू लोग हैं, और खास तरह की ये घुमंतू लोग हैं। चांगपा कैसे लोग हैं, घुमंतू लोग हैं,
और बकरी पालन करते हैं। क्या करते हैं? बकरी पालन करते हैं। और अगर पूछा जाए जो चांगपा घुमंतु लोग हैं ये अपने सामान कैसे लेके जाते हैं, तो ये अपने सामान घोड़े और याक पे रख के लेके जाते हैं। ठीक है, इधर उधर अगर इनको सामान लेके जाना होता है तो ये अपना सामान घोड़े और याक पे रख के लेके जाते हैं। अगर चांगपा ये लोग अगर इनको टेंट बनाना होता है तो उन टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग हैं, इनका जो ये क्या करते हैं, ये अगर इनको सामान लेके जाना होता है तो घोड़े और याक पे लेके जाते हैं, और ये लोग जो टेंट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेबो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इसमें, तो रेबो में कौन रहता है? रेबो में क्या क्या होते हैं? इनके टेंट को रेबो कहते हैं। तो रेबो में जो होती है वो भेड़ और बकरी की जगह, ठीक है, भेड़ और बकरियों को रहने के लिए जगह बनाई जाती है। फिर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, बकरी की जो जगह होती है उसको लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा। जो बकरी के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? लेखा। ठीक है, आगे रेबो जो बनाया जाता है, टेंट को बोला जाता है, टेंट को रेबो कहते हैं। और रेबो में क्या होता है, ठीक है, टेंटों को रेबो कहते हैं, और रेबो के पास ही भेड़ और बकरी के लिए जगह बनाते हैं, और इसी को लेखा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो बकरी पालन करते हैं, चांगपा लोग जो बकरी पालन करते हैं, तो बकरी पालन जो करते हैं उनके बाल से, बकरियों के बाल से पश्मीना ऊन निकलता है। कौन सा ऊन निकलता है? पश्मीना ऊन निकलता है, जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पश्मीना शाल। पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्मीना जो शाल होती है वो कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देती है? तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, पश्मीना जो शाल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। और पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? 250 घंटे का समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पश्मीना शाल बकरी के बाल से बनाई जाती है, इस जो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, और इसको बनाने में 250 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज की वीडियो में हाथी, बाघ, सांप, गिलहरी, बिल्ली, मधुबनी सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।